अब हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं वेक्टर्स पढ़ने के लिए, तो अब वेक्टर्स की कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेक्टर्स हम पढ़ना क्यों चाहते हैं। वेक्टर्स हम लोग पढ़ना ही क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या जरूरत है कि हमें वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। कल मैंने बताया भी था आप लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो जब भी आप कोई फिजिकल फिनोमेना देखते हो तो आप वहां पर जो भी चीजें मेजर करना चाहते हो, वो सारी क्वांटिटी जो आप चाहते हो कि मेजर हो जाए, आपको उसका अमाउंट मालूम हो जाए, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे मास हो, चाहे लेंथ हो, चाहे टाइम हो, चाहे स्पीड हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम हो, व्हाट एवर इट इज, आप जो भी कैलकुलेट करना चाहते हो ना, वो सब क्या है भाई, तो वो सब एक फिजिकल क्वांटिटी। और हमें बात करनी है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कौन सा कैलकुलेशन होगा उसके बारे में, कि क्या हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या आप इससे पहले तक नंबर्स के साथ खेलते थे, जैसे एक नंबर 2 है, एक नंबर 5 है, दोनों को आप ऐड करोगे तो 7 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिल जाएगा। इस तरह से आपने 2, 10, 50, 100 नंबर के साथ बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए। आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, एलसीएम निकाला, न जाने कौन कौन सी मैथमेटिक्स करी आपने, लेकिन वो सारी मैथमेटिक्स नंबर्स के साथ थे। अब फिजिक्स एक अलग ही चैलेंज को लेके यहां बैठा है, और चैलेंज ऑफ फिजिक्स ये है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या कोई काम कर पा रहे हो। क्या आपको 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड करना आता है कि नहीं आता? आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है उसमें, फिजिकल क्वांटिटीज में भी कोई नंबर होगा। मैं ये मानता हूं कि कोई नंबर होगा, लेकिन क्वांटिटी कई बार केवल नंबर से नहीं चलती। फिजिकल क्वांटिटीज में नंबर भी होता है, यूनिट्स भी होता है, और कई बार तो डायरेक्शन भी होता है, और कई बार हमें कैलकुलेशन में इन सब चीजों को इन्वॉल्व करना होता है। तो नंबर वाला काम तो आप जानते हो, लेकिन बाकी सब चीजों के साथ भी काम करना हमें आना चाहिए, और ये सब काम हम सीखेंगे वेक्टर्स में। तो पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि वेक्टर्स की जरूरत क्या है, हम क्यों वेक्टर पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल जो मैं बार बार बच्चों को बताता हूं वो ये है कि मान लो कि एक हमारे पास एक इस तरह का कोई थैला है, कोई बैग है, और बैग लेके आप पहुंचे मार्केट सब्जी लाने, या फल लाने गए, सब्जी लाने गए। तो मार्केट में गए और मार्केट में आपके जाने जाके पूछा, भाई साहब बताओ कि एप्पल कैसे है। बोला 120 का केजी है भाई, तो चलो 1 केजी एप्पल रख लिया आपने। फिर अगले ही शॉप में गए, आपने बोला एक काम करो 1 केजी मैंगो डाल दो, तो चलो भाई मैंगो का सीजन है तो 50 रुपए का मैंगो आ गया। तो आपने 170 रुपीज खर्च कर डाले, और बैग में 1 केजी मैंगो और 1 केजी ऑफ एप्पल है। सही बात है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कि अब बैग में कितना मास आपने रखा है। 2 चीजें तो है बैग में, एक तो है 1 केजी एप्पल और दूसरा है 1 केजी मैंगो। दोनों को आपने रख दिया बैग में। तो मुझे बता दो आप कि आपके बैग में कितना मास है। कितना मास है बच्चा लोग, कितना मास है? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। एक तो 1 केजी मैंगो है, फिर आपने क्या किया 1 केजी एप्पल रखा इसके अंदर, और अब कितना मास इसके अंदर है, टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा जल्दी बता दो सब कोई। 2 केजी हो जाएगा, सिंपल है ना, 2 केजी हो जाएगा। बोलो 2 केजी टोटल मास है सर इस थैले के अंदर। तो आपने 2 केजी कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, सिंपल अलजेब्राइक मैथमेटिक्स को फॉलो किया। सिंपल अलजेब्राइक मैथमेटिक्स को आपने फॉलो किया, 1 + 1 = 2, और सिंपल इट इज। तो इस तरीके से आपने ये वाला कैलकुलेशन कर लिया। और दूसरा जो केस बनेगा वो आप समझोगे। ये तो पहला एग्जांपल था। कमिंग टू सेकंड एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल भी यहां पे जरूर होना चाहिए जिसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, और मैंने 2 लोगों को बुलाया, 2 लोगों को मैंने बुलाया, और मैंने कहा कि एक काम करो, आप सब इस ऑब्जेक्ट पे एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दो। एट द सेम टाइम आपको फोर्स अप्लाई करना है। तो 2 लोग गए और 2 लोगों ने फोर्स इस पे लगा दिया। किस पे भाई? तो इस इंडिपेंडेंट ब्लॉक पे किसी ने इस इंडिपेंडेंट ब्लॉक पे दोनों ने जाकर के फोर्स लगा दिए। अब इस ब्लॉक को कितना फोर्स मिला? तो बोलोगे सर देखो ना, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। का बिल्कुल बात सही है, तो दोनों ऐड होना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल ये बात भी 100% सही है, क्योंकि आपने 2 चीजें लगाई है ना। तो आप इसको 2 चीजें मिली, एक तो 10 न्यूटन मिला, फिर 10 न्यूटन मिला। इन द सेम वे जैसे कि इस बैग को पहले 1 केजी मिला, फिर 1 केजी मिला, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया। इन द सेम वे जब आप इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे,
कितना फोर्स बेटा, 10 न्यूटन का, और फिर से आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि आप दोनों को ऐड नहीं करोगे। मैं तो कहता हूं 100% गारंटी इस बात की है कि मैं दोनों को ऐड ही करूंगा। दोनों सोचो ना, इसको आपने दो चीजें दी, एक 10 न्यूटन दिया फिर दूसरा 10 न्यूटन दिया, और जब आपने दोनों 10 न्यूटन इसी को दिया तो दोनों ऐड होना चाहिए, और इतना तो हम सब कॉमन सेंस से कह ही सकते हैं। तो आपने इसको ऐड कर दिया, तो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन जब आपने ऐड किया तो इसको 20 न्यूटन होना चाहिए था, लेकिन गलती से ये 20 न्यूटन कई बार हुआ भी और कई बार नहीं भी हुआ। मतलब हर बार ये ऐड होकर के 20 न्यूटन होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और यहीं से मामला फंस जाता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐसा कौन सा लफड़ा है कि 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन 20 न्यूटन नहीं हो रहा है भाई। तो समझते हैं इसके बारे में। पहले तो ये समझो कि ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 20 न्यूटन क्यों नहीं होगा भाई। तो जब आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि इस ब्लॉक के ऊपर जाकर के 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का दो फोर्स लगाओ एक साथ, तो हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन को दो लोगों ने अलग अलग तरीके से फॉलो किया हो, बिकॉज आपने कोई डायरेक्शन का कुछ तो ऐसा बोला नहीं है। आपके जो ऑर्डर है उसमें कोई डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने बस कहा कि फोर्स लगा दो, आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन तो बताया नहीं। सो दे आर इंडिपेंडेंट टू चूज द डायरेक्शन, वो कोई सा भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। तो माना कि पहला केस ऐसा बन गया कि दोनों ने कहा भाई ये देखो 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन ऐसे लगा दिया एक साथ। दूसरा केस बेटा ये बन सकता है कि ये 10 न्यूटन इधर लगा दे और दूसरा 10 न्यूटन ऊपर ऐसे लगा दे। सोचो, तीसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई साहब एक ब्लॉक है, आपने 10 न्यूटन इधर लगा दिया लेफ्ट से राइट और दूसरा उल्टा लगा दिया ऐसे 10 न्यूटन। और ऐसे तीन केस थोड़ी होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट केस होंगे। जब एंगल का फ्रीडम है, डायरेक्शन का फ्रीडम है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगा सकते हो, और ऐसा तो इनफाइनाइट पेयर पॉसिबल है। क्या आप सब एग्री करते हो इस बात से कि जब डायरेक्शन का कोई कंडीशन नहीं है तो किधर भी जाकर के दो फोर्स लगाया जा सकता है इसके ऊपर? यस और नो? और दोनों को ऐड ही करना है। मैं इसमें कोई सा भी ऐसा केस नहीं है जिसमें फोर्स को सबट्रैक्ट करना है। यहां भी ऐड होना है, यहां भी ऐड होना है, और यहां भी ऐड होना है। तो इस समय आपको पता शायद ना चले, लेकिन मुझे क्योंकि वेक्टर्स थोड़ा सा पता है तो मैं उसके हिसाब से रिजल्ट बोल देता हूं। जब आप वेक्टर्स पढ़ लोगे तो आप भी बोल पाओगे। फिलहाल मैं ये बोल देता हूं कि यहां पर रिजल्ट 20 न्यूटन आएगा। यहां पर अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये 10√2 न्यूटन का रिजल्ट आएगा ऐड करने पर। और इसको जब आप ऐड करोगे तो यहां पर ये 0 न्यूटन का रिजल्ट आएगा। मतलब कोई रिजल्टेंट यहां पर दिखेगा नहीं अपन को। तो ये सिचुएशन होने वाला है। अब इसके पीछे कौन सा मैथमेटिक्स काम कर रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो एक्चुअली में यहां जो प्रॉब्लम हुआ है ना, वो प्रॉब्लम हुआ है डायरेक्शन को लेकर के। 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को ऐड करने पर 20 न्यूटन होना चाहिए था। ये बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है और अलजेब्रा इसी को फॉलो करता है। बस दिक्कत ये है कि जब आप 10 और 10 को ऐड करते हो तो इन जनरल डायरेक्शन को ऐड नहीं करते, बिकॉज अब तक हमारी ऐसी आदत होती नहीं है। तो वेक्टर एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो हमें ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करने में हेल्प करता है जो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डायरेक्शन चाहते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप जब करोगे तो उसमें डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और क्योंकि अब तक आपको डायरेक्शन के साथ काम करना आता नहीं है, तो जब आप इसको इन्वॉल्व करोगे तो आपको इसके लिए एक नई मैथमेटिक्स भी चाहिए होगी, और उस मैथमेटिक्स को हम लोग नाम देंगे वेक्टर मैथमेटिक्स। क्या नाम देंगे बेटा उसको? वेक्टर मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्या कहा मैंने? जब भी हमारी मुलाकात कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज से होगी जिसका एडिशन यानी जिसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी कि वो बिना डायरेक्शन के ऑपरेट नहीं हो सकते, यानी उनका मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब ऐसे चीजों को सॉल्व करने के लिए, इसके कैलकुलेशंस करने के लिए मुझे नई मैथमेटिक्स चाहिए ना, बिकॉज सिंपल अलजेब्रा तो डायरेक्शन के साथ काम नहीं करता, उसको डायरेक्शन का पता तो है नहीं, और मुझे यहां पर काम करना है डायरेक्शन के साथ। तो ऐसे में मुझे एक नई मैथमेटिक्स चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमें अपनी जरूरत मालूम होनी चाहिए, और मैंने आपको जरूरत बता दी। और साथ ही वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे उसे हम लोग नाम देंगे वेक्टर्स। यानी कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको अपने कैलकुलेशन के लिए वेक्टर मैथमेटिक्स चाहिए, यानी कि बिना वेक्टर मैथमेटिक्स का उनका कैलकुलेशन नहीं हो सकता, उनका एडिशन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, है ना। तो उनके लिए मतलब अपन को वेक्टर चाहिए होगा,
और जिनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए वेक्टर चाहिए ना, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी के ग्रुप को हम लोग वेक्टर्स कह देंगे, यानी कि वो सब वेक्टर्स हो जाएंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे। तो ये है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। एक बार आपसे मुझे कंफर्म करके बताओ कि यहां तक की जो बातें मैंने दी बताई आपको, ये सब जो बातें मैंने बताई आपको, ये जो लेक्चर दिया मैंने, क्या ये आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, फिट बैठा कि नहीं बैठा, एक बार चेक करके बताओ जल्दी से। कंफर्म है कि दिक्कत क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, वहां पे वो दिक्कत नहीं आई बेटा, यहां पे दिक्कत हो गई। तो मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरह के मैथमेटिक्स का डिमांड नहीं करता, लेकिन यहां पर जो फोर्स है वो ऐसा डिमांड करता है, यानी इसको एक अलग तरह के मैथमेटिक्स चाहिए। दिस इज अ रिक्वायरमेंट, और इसी रिक्वायरमेंट के कारण हमने पूरी फिजिकल क्वांटिटीज को, जितनी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फिजिक्स में है, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने कैटेगरी में बेटा? तो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को, सुनना अच्छे से, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसमें से पहला जो कैटेगरी है बेटा, इसको हम लोग बोल देंगे स्केलर्स। वैसे पढ़ना अपन को वेक्टर्स है, लेकिन अपन लिखते हैं स्केलर्स। और दूसरा जो क्वांटिटी है, यानी कि क्वांटिटी का ग्रुप है, उसे हम लोग नाम देंगे बेटा वेक्टर्स। क्या नाम देंगे? वेक्टर्स। तो पहला ग्रुप हो गया स्केलर्स का, स्केलर्स की फैमिली, और दूसरा हो गया वेक्टर्स की फैमिली। अब स्केलर्स की फैमिली में कौन कौन रहने वाले हैं भाई, किनका घर है ये बताओ जल्दी से। तो स्केलर के फैमिली में वो सब रहेंगे, यानी वो सारे फिजिकल क्वांटिटी का घर ये है, होम ये है, जो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में वेक्टर मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। मतलब ये सिंपल अलजेब्राइक मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, इनके कैलकुलेशन में वेक्टर की मैथमेटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये बिना वेक्टर मैथमेटिक्स के सॉल्व हो जाते हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं, दे डोंट नीड वेक्टर मैथमेटिक्स। तो जैसे मास है, उसमें हमें सिंपल मैथमेटिक्स करना है, 1 kg + 1 kg = 2 kg। टाइम है 10 मिनट हो गया, 10 मिनट और लगा दोगे तो 20 मिनट हो जाएगा, टाइम विल बी 20 मिनट्स। सो यहां पर मुझे कोई अलग से खतरनाक मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं दिखाई देती, दैट्स व्हाई दे बिलोंग्स टू स्केलर क्वांटिटी, राइट? क्या आपको स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ में आया? तो स्केलर्स जो है वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रुप है जो सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करता है। मैं लिख दूं, दे फॉलो सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करता है ये सब। कौन भाई? स्केलर्स। दे डोंट नीड वेक्टर मैथमेटिक्स, इनको कोई वेक्टर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, इसको कोई वेक्टर मैथमेटिक्स नहीं चाहिए भाई साहब। इसके एग्जाम्पल कौन कौन जाएंगे बेटा? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक दो एग्जाम्पल थोड़ी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल समझोगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मास। अभी हम लोगों ने 1 kg और 1 kg के बारे में बात करी, वो एग्जाम्पल मास का ही था। ये काम अपन टाइम के साथ भी कर सकते हैं, ये काम अपन लेंथ के साथ भी कर सकते हैं। सिंपल कोई लेंथ है तो अपन ये काम करेंगे, अपन ये काम डिस्टेंस के साथ भी कर सकते हैं, अपन ये काम स्पीड के साथ कर सकते हैं, अपन ये काम एनर्जी के साथ कर सकते हैं। मैं अगले पेज पे आता हूं और इसको कंटिन्यू करता हूं। ये काम अपन एनर्जी के साथ कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जितने तरह की एनर्जी का आपने नाम सुन रखा है ना, सारी एनर्जी यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑल एनर्जी टर्म्स वर्क। कुछ बोल रहे हो बेटा? हाँ। तो स्केलर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप है जिसमें हम डायरेक्शन की कोई बात इन जनरल नहीं करते। इन जनरल बोल रहा हूं, डायरेक्शन मान लो कई बार आ भी जाता है, लेकिन डायरेक्शन का यूज वेक्टर की तरह नहीं होता। मतलब ये मैं डिनाई नहीं करता कि डायरेक्शन नहीं आ सकता, डायरेक्शन बिल्कुल आ सकता है, बट डायरेक्शन का जो कैलकुलेशन में इन्वॉल्वमेंट है वो वेक्टर की तरह नहीं है, कोई सिंपल इन्वॉल्वमेंट है, इनकमिंग आउट गोइंग जैसा प्लस माइनस। जैसे चार्ज है, चार्ज मूव करता है तो करंट बनता है, करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो कोई वेक्टर मैथमेटिक्स की डिमांड नहीं करता। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात करो, इलेक्ट्रिक करंट जो बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन
डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट मैथमेटिक्स में उस तरह नहीं है जैसा कि वेक्टर में वेक्टर डिमांड करता है। सही है क्या? मतलब करंट जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। ये हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ऐसा आपने सुन रखा होगा कभी। तो करंट हमेशा ऐसे फ्लो करता है, तो करंट का डायरेक्शन तो होगा। और करंट का डायरेक्शन होने के बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि करंट के कैलकुलेशंस में, यानी करंट का जो अमाउंट होगा उसके कैलकुलेशंस में आपको कहीं से भी वेक्टर मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद बेटा यहां पर देखना, लार्ज एंगल, इसके बाद टेम्परेचर, बहुत सारे, इतनी थोड़ी है, बहुत सारे क्वांटिटीज का लिस्ट बन जाएगा यहां पर अगर अपन लिखना शुरू करें तो ये सारे जो मैंने बोर्ड पर लिखा बेटा, यहां पर मैं 80 से लिख देता हूं ऐसे करके, है ना। तो ये जितना भी लिखा मैंने यहां पर, ये सारे स्केलर क्वांटिटी का लिस्ट। याद रहेगा सबको? अरे याद रहेगा सबको। अब बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या है भाई? तो वेक्टर्स के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो वेक्टर्स भी एक ग्रुप है फिजिकल क्वांटिटीज का, यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमें वेक्टर मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, बस इतना लिख देता हूं, दे नीड वेक्टर मैथमेटिक्स। इनको क्या चाहिए बेटा? इनको चाहिए वेक्टर मैथमेटिक्स। दे नीड वेक्टर मैथमेटिक्स इन their mathematical operations। आपको बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन स्केलर कौन वेक्टर, लेकिन डेफिनेशन तो पता होना चाहिए। इन देयर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि जिसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मुझे वेक्टर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी एक अलग तरह का मैथमेटिक्स चाहिए, वो सारे वेक्टर्स के ग्रुप में आ जाएंगे। और वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने कैलकुलेशंस में वेक्टर मैथमेटिक्स की को यूज नहीं करता, वो सारे स्केलर्स के ग्रुप में आ जाएंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। हम इस चैप्टर में वेक्टर को ही पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा। अब अपन वेक्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा जो वेक्टर है वो वेक्टर तो है ही, और जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर्स है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे बेटा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी चीजों का आप शायद नहीं भी जानते हो, तो जान जाएंगे धीरे धीरे करके। डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आ जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, उसके बाद आ जाएगा टॉर्क। टॉर्क नहीं, मैं पहले फोर्स लिखूंगा फिर टॉर्क लिखूंगा, है ना। ये होता क्या है वो बात की बात हो जाएगी। उसका लिखेंगे अपन फोर्स, उसके बाद लिखेंगे टॉर्क, फिर लिखेंगे स्मॉल एंगल, मैं आगे लिखता हूं समझोगे। एंगुलर वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, देखना ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। अब ये सब क्वांटिटी क्या है, इस पे आपको बहुत ज्यादा मत्था नहीं लगाना फिलहाल के लिए, बस ये सब लिस्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में एक चीज और है, एक और एग्जांपल जो बहुत पॉपुलर है, आप सबको ध्यान रखना चाहिए, ये है एरिया वेक्टर। एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं। ईटीसी लिख देता हूं मैं। बोलोगे सर कम समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी वेक्टर तो पढ़ना शुरू ही किया है, तो पहले ही दिन से सब कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी पहले वेक्टर को पढ़ेंगे, फिर जाकर के सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो जब वेक्टर कंप्लीट हो रहा होगा तब जाके सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। शुरुआत से ही सब कुछ क्लियर होकर हो जाए तो अपन को चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है अभी के लिए, एक एरिया वेक्टर, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दूसरा जो ध्यान रखना है वो है स्मॉल एंगल। ये दिख रहा है बेटा स्मॉल एंगल, ये ध्यान रखना है। बस दो चीज ध्यान रख लेना, बाकी सब बड़ा नॉर्मल सा है, जिसपे आप बार बार काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्मॉल एंगल बाद में कभी यूज होता है, और एरिया वेक्टर भी 12th में जाके यूज होता है, तब तक के लिए बाकी सारे क्वांटिटी 11th में यूज हो जाएंगे।
तो कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें रह जाएगी और आप इस पे ध्यान ना दे पाओ तो आप भूल जाओगे, इसीलिए इस दो को याद रख लेना। और जहां तक बात हो रही है स्केलर में, तो स्केलर में करंट को याद रख लेना, लार्ज एंगल को याद रख लेना, इस दो को याद रख लेना, तो इससे भी आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। और कुछ है यहाँ पर नहीं, बाकी सब सिंपल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले। ठीक है सर, ये सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा वेक्टर पे चीजों को आगे बढ़ाया जाए। सर समझ में आ गया ये चीज कि वेक्टर कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ तो होता है जो ये कहता है कि भाई साहब मेरे कैलकुलेशन में आप वेक्टर मैथमेटिक्स को यूज करना। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ को जानते हैं और बहुतों को नहीं जानते अभी, क्योंकि अभी आप 10th पास करके हैं ऐसा आप मान लो। और स्केलर्स में हमें इतना पता है कि अगर कोई स्केलर है तो उसमें अपन मैथमेटिक्स का सिंपल फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि जैसा मैथमेटिक्स पहले यूज करते थे वैसा ही मैथमेटिक्स यूज करेंगे, उसमें कोई परेशानी ऐसे भी नहीं। अब